Yes, hello team. A very good morning to everyone. And yes, yesterday we had started some important MCQs from Unit 1, which was especially designed for PSUs and other NPCIL, CIL examination. Mostly PYQs were there and some difficult to moderate questions were there. So this is again the second part for the same. And आई होप आपने पार्ट 1 का जो लेक्चर है वो देख लिया है. अगर नहीं देखा है तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज. रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज. तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपसे एक्सपेक्टेड है कि क्लियर हो. तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का काम हमेशा ही एडवाइजरी होता है, हमेशा ही एडवाइजरी होता है. देखिए, लाइन मैनेजर्स का क्या काम होता है? लाइन मैनेजर्स के पास पोजिशनल पावर होती है और वो ऑर्डर देते हैं. उनका काम है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर देना. और स्टाफ अथॉरिटी का क्या काम होता है? एडवाइज करना. स्टाफ अथॉरिटी का क्या काम होता है? एडवाइज करना. जैसे कि कोई जनरल मैनेजर है, उसके हेल्प करने के लिए कोई लीगल एडवाइजर है, ठीक है. तो ये हमारा लाइन अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है, जिनका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जिनका एक पोजीशन होता है और लीगल एडवाइजर हमारे इनको हेल्प करेंगे कुछ ऐसा डिसीजन लेने में. एक बार देख लेते हैं. स्टाफ सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी एंड सपोर्ट फंक्शन. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, पब्लिक रिलेशन, लीगल डिपार्टमेंट, ये सब क्या करते हैं? जो मेन इन सबको स्टाफ फंक्शन कंसिडर किया जाता है, जो कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं. डिफरेंस क्या है एक बार देख लेते हैं. तो जो लाइन पोजीशंस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पुट ऑर्डर्स हु कैन फुलफिल दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और स्टाफ पोजीशंस अपना स्पेशलाइज्ड स्किल्स के थ्रू हेल्प करते हैं. अब जैसे कि कोई लीगल एडवाइजर हो गया, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, तो वो सब क्या होता है? अपना स्किल के थ्रू हेल्प करते हैं. एंड अथॉरिटी ऑफ कमांड लाइन स्टाफ के पास ही रहता है, जो कि मैंने आपको बताया था. फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में लाइन अथॉरिटी वाले लोग रहते हैं. रिमेन्स विद लाइन डिपार्टमेंट अथॉरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ कमांड एंड एडवाइस. जो अथॉरिटी ऑफ कमांड सिर्फ लाइन डिपार्टमेंट के पास होगा, अथॉरिटी ऑफ कमांड एंड एडवाइस रिमेन विद स्टाफ डिपार्टमेंट. कई बार आप ऐसा देखोगे कि ये लाइन अथॉरिटी है, ठीक है, और स्टाफ अथॉरिटी को डॉट से दिखाता है ना. तो जो क्या होता है कि अथॉरिटी ऑफ कमांड एंड एडवाइस, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग का काम है एडवाइस करना. नेक्स्ट, which comes in planning department of functional foremanship given by Taylor. तो functional foremanship जो है ना, वो टेलर का one of the very important टेक्निक है. आप जिसको भी क्वेश्चंस के आंसर पता हो इमीडिएटली आंसर करते जाइए. आई विल चेक इन कमेंट बॉक्स. और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है तो 2A 2C ऐसा आंसर कर सकते हैं. इजी फॉर यू एंड मी. एंड देन यस, क्विकली आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2. तो functional foremanship is one of the techniques of scientific management given by Taylor. So what does Taylor say? वो कहते हैं कि किसी भी वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए there are 8 experts और 8 domain experts which we require. तो वो कौन कौन से हैं? वो आएंगे हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप में के 2 डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना. उसमें रहते हैं ये 8 एम्प्लॉयज, करेक्ट. तो जो लोग सारे वर्कर्स को देखते हैं. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 होते हैं, है ना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 होते हैं. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से होते हैं? गैंग बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस फोरमैन और डिसिप्लिनेरियन. सो कौन आएंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में? क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसी को भी नहीं पता है? नोबडी इज आंसरिंग. यस, वेरी मच अनएक्सपेक्टेड. अगर आपको PSU ये टारगेट कर रहे हो, UGC नेट टारगेट कर रहे हो, कोई भी HR डोमेन आप टारगेट कर रहे हो, तो कुछ चीजें मतलब इतनी बार पढ़िए, इतनी बार अच्छे से पढ़िए, इतनी बार नोट्स बनाइए कि कुछ चीजें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए आपको. ऑल दिस थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट. तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता हो. अभी पता, अगर मैं BMS का नाम अभी लिखूं तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि BMS के फाउंडर कौन है. अगर नहीं आ रहा है BMS के फाउंडर कौन है, मन में नहीं आ रहा है अभी, मतलब दिक्कत है, मतलब यू नीड टू वर्क हार्ड राइट नाउ, ठीक है. PSU में अगर आपको जाना है तो वो 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन की तैयारी में नहीं होगा. आपका थ्रू आउट एक बेस बना रहना चाहिए, तभी PSU में होगा. BMS के फाउंडर कौन है? इमीडिएटली कोई कमेंट करेगा अभी?
लेट्स सी इफ एनीबॉडी कैन कमेंट बीएमएस के फाउंडर कौन है। मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस डालते रहूंगी जिससे आपको अपना स्टेटस पता चलता रहेगा वेयर यू आर। इफ यू आर एबल टू आंसर आप ठीक हो, ठीक है, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन अ बिट। उसी तरह प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन आएगा आपको पता होना चाहिए, प्लानिंग और प्लानिंग एंड यस जो भी है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार चार लोग कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सारे सी वाले और सी के बाद डी आता है, तो प्लानिंग में सारे सी वाले और डी वाले होते हैं, जैसे कि क्लर्क 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 और डिसिप्लिनेरियन, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। उसके बाद और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बॉसेस होते हैं, है ना, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ये सब लोग होते हैं, मेंटेनेंस फॉरमैन और इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर हो जाता है इसमें। और सी के बाद डी वाले प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो जाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हु पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस। चलिए इजी क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड जी। लेकिन साथ ही साथ जब भी ऑप्शन देखें, हेनरी गैंट ने क्या दिया था, फ्रैंक या लीनियन गिलबर्ट का कंट्रीब्यूशन माइंड में फ्लैश होना चाहिए। ओके, ये फिर ये फिर ये फिर ये, वन बाय वन। एल्टन मायो का क्या काम था, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथर्न एक्सपेरिमेंट कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, 1924 टू 32। क्या क्या थे आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बेस बनाइए नॉलेज का कि देखिए जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आप पेन एंड आपके टेबल पे नोट्स रखे हैं या आपके लैपटॉप पे डाउनलोडेड है, एटलीस्ट उस नोट से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट इतना तो हमें कर ही लेना है ना। उस नोट से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतनी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सामने जो पढ़ा हुआ है, सामने जो रखा है उसको तो हम पढ़ ले, है ना। कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं देखा हुआ है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हमारे टेबल पे नोट्स है, हमारे लैपटॉप पे जो नोट्स डाउनलोडेड हैं हम उनको तो पढ़ के रख सकते हैं ना, ये तो हमारे कंट्रोल में है। इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे, इतना तो अपने आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे। हाँ, तो जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है कि एक जोन होता है कि दो एम्प्लॉय इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ सुपीरियरिटी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द जॉब इन रिटर्न फॉर मॉनेटरी अवार्ड्स। शुरू में आप बॉसेस की सारी बात मान लेते हैं, बॉसेस जो कह रहे हैं ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो अथॉरिटी होती है वो जितनी भी डायरेक्टिव सुपर से आते हैं वो सारे के सारे अपने ही मानते हैं ना, कि दे एक्सेप्ट डायरेक्टिव ओनली विद द रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस। आपने जितना एक्सेप्ट आपको लगता है कि जितना बॉसेस की बात एक्सेप्टेबल है आप उतना ही बात मानते हो, कुछ चीजें आप छोड़ देते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज चेस्टर बर्नार्ड कॉल्स इट जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड हर्बर्ट साइमन कॉल्स इट एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। शुरू में आप सारी बात मानते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, आप बस इतनी ही बात मानते हो, इतनी चीजें छोड़ देते हो। ये वाला हमारा क्या है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, कि इतनी बातें आप मानोगे, ये सब सारा छोड़ दोगे। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। वहां पर देखिए, टेस्ट device to assess a person's ability to undertake a particular type of work or to learn a particular type of skills are called। जो टेस्ट डिवाइस होते हैं ताकि कोई पर्सन है ना वो पर्टिकुलर पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और लर्न अ पर्टिकुलर स्किल, कि कोई भी पर्सन कैसा है, मेनली कि कोई आपके पास एक पर्सन आया तो क्या वो उसको जो भी पढ़ाएंगे क्या वो ठीक से पढ़ लेगा, क्या वो एग्जाम में अच्छे नंबर ले आएगा, क्या उसका माइंड तेज है। तो इन सबको देखने के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या बताता है, नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी कि कोई भी इंसान कैसा है भाई, उसके पास नेचुरली कितना टैलेंटेड है। जैसे कैट होता है, कैट एप्टीट्यूड टेस्ट है। या पर बेसिकली आपको एक टेंट बहुत मुश्किल से इसमें फॉर्मूला अलजेब्रा वगैरह नहीं आएगा, कैट आपने देखा होगा, अपीयर किया होगा या फिर क्वेश्चन देखे होंगे, कि जो भी सबके पास जो बेसिक नॉलेज सबको प्रोवाइड की जाती है, डीआई, क्वांट्स, वर्बल, आप उसमें अपने आप को कितना ज्यादा पॉलिश कर सकते हो। एग्जाम का जो टफ सा सिचुएशन होता है, नेगेटिव मार्किंग और उसमें अंडरगो करके आप कितना अच्छा कर सकते हो, वो आप बताता है। एक नेचुरल आपका इनहेरेंट एबिलिटी भी, टैलेंट प्लस नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी कैट में दोनों होता है, बट हाँ नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी भी होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एक स्किल ऑफ प्रोपेंसिटी टू सक्सीड इन अ गिवन एक्टिविटी। कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनएक्टिव है, दिमाग कम लगाता है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। और कोई है कि हाँ ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट, ही लव्स टू यूज हिज माइंड टू कैलकुलेट एंड ऑल, तो उसके पास एक नेचुरल इंटेंसिटी होगी कि वो सब कुछ जल्दी सीखे, है ना। इट अज्यूम्स दैट इंडिविजुअल हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सक्सेस और फेलियर, राइट। इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे आईक्यू, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है कहते हैं ना, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। तो इंडिविजुअल
इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड पोटेंशियल को टेस्ट करता है इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट। एक होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट जैसे क्या हो गया, वो आपका 10th बोर्ड एग्जाम या फिर आपका जो PSU HR के क्वेश्चन पेपर होते हैं जो कि सिर्फ HR रिलेटेड होते हैं, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, जो सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं कि कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया तो आपने कितना मार्क्स लाया, पेपर 2 ऑफ UGC नेट, दैट विल बी एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट है ना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। रॉबर्ट ओवन द फाउंडर ऑफ वेलफेयर मूवमेंट कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कोई सा भी आंसर पता हो तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। यू हैव टू शो अप हाउ मच यू हैव रेड, हाउ मच यू हैव रेड, हाउ मच यू नो, प्लीज शो इट कि हाँ मुझे ये आंसर पता है। देखिए ये दिस इज द आंसर। रॉबर्ट ओवन द फाउंडर ऑफ वेलफेयर मूवमेंट कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू स्टडी। यूनिट 1 के आपके पास जो भी नोट्स है, हमारे ट्यूटोरियल एकेडमी के भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आपके पास थ्योरी क्लासेस, थ्योरी नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। कहीं से भी निकालिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, एंट्रो कीजिए, अपने हिसाब से एक रूटीन आपको बनाइए। बाकी गाइडेंस के लिए तो हम लोग हैं ही। वेलफेयर मूवमेंट कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? न्यू लानाक एक्सपेरिमेंट। तो न्यू लानाक एक्चुअली एक शहर है, तो हाँ, तो न्यू लानाक में से लैंडशायर स्कॉटलैंड में। तो वहां पे ना क्या हुआ कि रॉबर्ट ओवन को सिर्फ पैसे नहीं बनाने थे, उसने न्यू लानाक जो शहर है वहां पे एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो कि फिलैंथ्रोपिक, बिल्कुल फिलैंथ्रोपिक अप्रोच था जिस उसका। तो ओवन ने ऐसा सोचता था, वहां पे वेलफेयर मूवमेंट चलाया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन का कैरेक्टर उसके एनवायरनमेंट से बनता है। अब अगर आप लेबर को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दोगे तो लेबर का कैरेक्टर बहुत अच्छा बनेगा, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना। तो ये उनका कहना था कि लेबर के लिए बहुत अच्छा वेलफेयर कीजिए, लेबर का ध्यान रखिए, राइट एनवायरनमेंट दीजिए, तो लेबर जो है ना वो अच्छा इंसान बनेगा, गुड। हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान के पीछे जो इंसानियत होती है उसको शो करने के लिए आपको उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो ये था रॉबर्ट ओवन का एक्सपेरिमेंट कि पीपल वर नेचुरली गुड बट दे वर करप्टेड बाय हार्श वे दे वर ट्रीटेड, है ना। अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो वो करप्ट हो जाएंगे, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, दे विल बी गुड टू यू, है ना। तो ये उनका कहना था। वो पनिशमेंट वगैरह को भी उन्होंने हटा दिया था। यूनिटी और कॉपरेशन से काम होता था न्यू लानाक में। That was it is welfare movement. Which book was written by Douglas MacGregor? तो ये तीनों बुक ही डॉगलस मैकग्रेगर ने लिखा है। प्रोफेशनल मैनेजर, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following organization is generally a combination of functional and project pattern of departmentation? Which of the following organization is generally a combination of functional and project pattern of departmentation? यस, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? यू हैव मोर देन वन बॉस, यू हैव मोर देन वन बॉस। मैंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको बताया है कि चलिए फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है ना, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ कि अचानक से देयर इज सम अदर प्रोजेक्ट एज वेल जिसपे की काम करना है। तो उस प्रोजेक्ट का सीईओ ये है, 3 मंथ्स के लिए मान लीजिए कोई और प्रोजेक्ट पे भी काम करना है जिसका सीईओ ये है, इसको ये रिपोर्ट कर रहा है। नाउ दिस इज रिपोर्टिंग टू दिस पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन के पास 2 बॉस है, पहला बॉस है ये, दूसरा बॉस है ये। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये एक तरह का क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स होता जाता है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इस पर्सन को भी चाहिए, इस पर्सन को भी चाहिए। दिस इज एक्चुअली व्हाट, अ मैट्रिक्स। सो दिस पर्सन इज आल्सो हैविंग 2 बॉस, दिस वन एंड दिस वन। तो ये हो जाता है मैट्रिक्स। यहाँ पे फंक्शनल इधर है, फंक्शनल इधर है, ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। फिर यहाँ पे अचानक से एक प्रोजेक्ट आया कि प्रोजेक्ट 2 कुछ भी नया आउटलेट ओपन करना है सिटी में, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट सबके लोग चाहिए। यहाँ पे ये लोग इस पे भी काम करने लगे, तो इट इज मैट्रिक्स। यहाँ पे फंक्शनल और प्रोजेक्ट पैटर्न, दिस इज प्रोजेक्ट, राइट। It is built around a project which is headed by project manager. Okay, मैच द फॉलोइंग अप्रोचेस टू मैनेजमेंट है और कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो अप्रोचेस टू मैनेजमेंट दिए हुए हैं, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच।
इनको आपको इसके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करना है. ABCD 1 2 3 4 you have to match it, right? सिस्टम अप्रोच में क्या होता है? सिस्टम अप्रोच में इंटर रिलेटेडनेस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एंड सब सिस्टम होती है ना. सिस्टम में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट प्रोसेसिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब सिस्टम है, सब आपस में रिलेटेड है, साथ में काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, देयर इज फीडबैक. इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच, सिचुएशनल मैनेजमेंट साइंस. सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है? मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो चलिए ये नहीं होगा, इट कैन बी ए एंड सी, ऐसा फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद मैनेजमेंट साइंस एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच. ओके, आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये मैनेजमेंट साइंस अप्रोच. अच्छा, मैनेजमेंट की साइंस के बारे में बात की जा रही है. तो मैनेजमेंट में वी नीड लीडरशिप एंड मोटिवेशन, और इंटरपर्सनल है और यहाँ पे रिलेशनशिप यूज किया हुआ है, इसीलिए वी विल हैव दिस हियर बिकॉज इट इज रिलेशनशिप है यहाँ पर. तो यूज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल एंड रिलेशनशिप. तो इंटरपर्सनल बिहेवियर में रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी, और मैनेजमेंट साइंस फोकस ऑन लीडरशिप एंड मोटिवेशन. तो पॉइंट नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर. करेक्ट. सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन आपका ड्यू टू. तो कम्युनिकेशन में सिमेंटिक बैरियर्स क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि सिमेंटिक बैरियर्स में हमारा कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है? पर्सनालिटी प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम. सिमेंटिक बैरियर क्यों होता है? क्योंकि हमें मीनिंग समझ में नहीं आती. क्या नहीं समझ में आती? मीनिंग. किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी चीज का मीनिंग क्लियर नहीं है. तो मीनिंग क्लियर नहीं है जिससे कि कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है. तो पर्सनालिटी प्रॉब्लम, अगर किसी पर्सन की पर्सनालिटी आपसे मैच नहीं कर रही, बहुत अलग है, तो उसके सारी की सारी बातें वर्बल प्लस नॉन वर्बल क्यूज आपको नहीं समझ आएगी, कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाएगा. लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑब्वियसली मीनिंग नहीं समझ में आएगा. एटीट्यूड प्रॉब्लम में भी क्या होता है कि एटीट्यूड पर हम एक दूसरे की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते. अगर एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है. तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना. The semantic barrier are obstacles in communication that distort the meaning of message being sent. Miscommunication can arise due to different situations that form the semantic barrier. Maybe language, educational or cultural difference किसी भी कारण से. Question number 10. Which one of the following identifies the basic function or task of an organization? कौन सा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन या टास्क को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है? बेसिक टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मिशन, प्रोग्राम. बेसिक फंक्शन या फिर टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मिशन या फिर प्रोग्राम. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी आंसर है? पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, मिशन, प्रोग्राम. ऑब्जेक्टिव. जो बेसिक फंक्शन, बेसिक टास्क क्या है? ऑब्जेक्टिव है. मिशन क्या होता है? मिशन पर्पस बताता है, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, व्हाई इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन exist. Policy is different. Organization की policy होती है कि it will promote employees on the basis of age या फिर seniority, या फिर it will adopt environmental safe policies, है ना, ये हो सकता है. Programs एक sequence of steps होता है, लेकिन objective हमारा क्या होता है? Objective. हाँ, तो ये मिशन का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है. ऑब्जेक्टिव हमारा बताता है बेसिक फंक्शन और बेसिक टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. और देखिए मिशन स्टेटमेंट, what line of business companies and why it exists, what purpose it serves, ये मिशन बताता है. Every company should have a precise mission statement. तो माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट देखिए क्या है. मिशन और विजन में यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लैरिटी दे दी है कि मिशन और विजन क्या क्या होता है, आपको कैसे समझना है. तो माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट है टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर, है ना. कि क्यों भाई माइक्रोसॉफ्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? कि हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, ज्यादा अचीव कर पाए. विजन क्या बताता है? व्हाट इट वांट्स टू बी इन फ्यूचर, व्हाट इट वांट्स टू अचीव, व्हाट इट डिजायर्स टू अचीव इन लॉन्ग रन. तो माइक्रोसॉफ्ट का विजन अगर देखेंगे तो विजन ये है कि टू हेल्प पीपल इन बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, है ना. हर पर्सन अपना फुल पोटेंशियल को रियलाइज करे, ये माइक्रोसॉफ्ट का विजन, राइट. अब देखिए विच इज ट्रू अबाउट कोऑर्डिनेशन. कौन सी चीजें कोऑर्डिनेशन के बारे में सही है, ये आपको बताना है. Coordination is continuous and dynamic process. Coordination is unity of effort and action in a group. Higher the degree of integration, higher the coordination required. Coordination is only informal. Question number 11. Coordination is only informal. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Which is not true about coordination. Point number 10. देखिए coordination क्या होता है? Coordination एक 100%
फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या काम करोगे, यू विल एनकाउंटर सच सिचुएशन जहाँ पे आपके बॉसेस बोलेंगे यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद टीम ए और टीम बी, टीम सी, कुछ भी, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद सच एंड सच पीपल एंड फिनिश द वर्क बाय टुडे और फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इन 1 month, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम। यहाँ पे क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन वर्ड होता है ना, वो एम्प्लॉइज को एक टॉप अथॉरिटी से आता है कि यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम एंड यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट लोगों के साथ काम मिलके काम फिनिश करना होता है तो कोऑर्डिनेशन होता है। अब अगर आप काम फिनिश करो, मान लीजिए आप टीम ए के लोगों के साथ बातें कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो हो सकता है किसी से जान पहचान हो जाए, फेमिलियरिटी हो जाए, तो इनफॉर्मल चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो मेनली इट इज फॉर्मल बट सम इनफॉर्मेलिटी मे कम इन कोर्स ऑफ टाइम। तो अगर इनफॉर्मेलिटी आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन जो होता है ना, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। कोऑपरेशन इनफैक्ट ज्यादा इनफॉर्मल होता है और कोऑर्डिनेशन ज्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। तो कोऑपरेशन इट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, इट हैपेंस नेचुरली। कोऑपरेशन जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली होता है, नेचुरली होता है। अब टीम ए में 10 लोग हैं, हो सकता है आपको 10 के 10 लोग पसंद ना हो, पर 2-4 लोग पसंद आ जाए जिनसे फ्रेंडशिप हो जाए। स्पॉन्टेनियसली होता है एंड यू नेचुरली चूज पीपल, बट कोऑर्डिनेशन में आपको बॉसेस बोलेंगे कि किस टीम के साथ काम करना है, ए, बी या सी, आप खुद से चूज नहीं करते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। और ये अगर कोऑर्डिनेशन है तो इसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है कोऑपरेशन, है ना। वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो, जब इनफॉर्मेलिटी आ जाती है तो वहां पे कोऑपरेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट कंट्रोल थ्रू सेटिंग गोल्स एंड प्रोडक्टिविटी मेजर्स बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। कौन सा इसमें है चीज जिसका एम क्या है कि अपने गोल्स और प्रोडक्टिविटी को बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के बेसिस पे सेट करो, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस से कंपेयर करके सेट करो। दैट इज व्हाट इज बेंचमार्किंग। अब आपका कोई कंपनी है XYZ कॉर्पोरेशन, वहाँ पे अगर पैकिंग हो रही है, पैकिंग अच्छी नहीं हो रही है या फिर पैकिंग में कुछ इशू आ रहा है, तो आप देखो कि बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है, आपका जो भी मटेरियल है वो किस तरीके से सबसे ज्यादा अच्छे से कौन सी कंपनी पैक कर रही है, तो आप उससे कंपेयर करोगे और उसके हिसाब से अपनी पैकिंग डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करोगे। दैट इज बेंचमार्किंग। दैट इज व्हाट इज बेंचमार्किंग। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, पैरेटो डायग्राम, क्वालिटी सर्कल, काइजन, बेंचमार्किंग। काइजन या फिर कैनबन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यू शुड नो व्हाट इज काइजन, यू शुड नो व्हाट इज कैनबन, क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। काइजन कैनबन क्या होता है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं तो पैरेटो डायग्राम को हम लोग 80-20 रूल भी कहते हैं, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मेनी, ये बताता है कि 80% ऑफ इफेक्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस। 80% ऑफ द इफेक्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस। तो जैसे कि कुछ भी आपने कोई सपोज आपने प्लांट्स लगाए, फ्लावर्स के प्लांट लगाए, तो जो बहुत अच्छे फ्लावर्स ब्लूम किए, तो नेचुरली ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है इन अ रफ वे कि हाँ, कि जो 80% ऑफ गुड, जो 20% ऑफ द बेस्ट फ्लावर्स, 20% ऑफ द बेस्ट फ्लावर्स आर फ्रॉम 80%, सॉरी 80% ऑफ द फ्लावर्स, 80% ऑफ the flowers are from 20% of the best plants। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कंपनी में अगर बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है कंपनी का, तो 80% ऑफ द ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ दोज बेस्ट 20% ऑफ द पीपल, है ना। तो इस तरह का ये पैरेटो डायग्राम होता है, लॉ ऑफ वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मेनी, कि जो वाइटल होते हैं वो कम लोग हैं 20% और ट्रिवियल वाले बहुत ज्यादा लोग हैं 80%, है ना। तो इट्स लाइक दैट। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लोग 6 से 12 इनका नंबर होता है, जो लोग साथ में रेगुलरली मीट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12। तो जैसे कि
मान लीजिए आपके बॉसेस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो आप लोग 2-4 लोग मिल करके अपने लंच टाइम में देखा कि बॉसेस बहुत डोमिनेटिंग है, तो आपने बैठ कर ये प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया और आपने सोचा कि मे बी वी विल मीट द बॉस आफ्टर वर्क आवर एंड वी विल टॉक टू देम आफ्टर लाइक दैट दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ यू। तो क्वालिटी सर्कल में क्या होता है, किस तरह से बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम वर्क रिलेटेड है उसको एनालाइज करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट इज व्हाट इज क्वालिटी सर्कल। काइजन मतलब कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो बिजनेस एक्टिविटी को ऐसे कीजिए फ्रॉम एवरी पर्सन, काइजन है ना, हर छोटा से छोटा पर्सन जो भी इंडस्ट्री में है और हर बड़ा पर्सन, हर कोई इन्वॉल्व होता है किस पर्पस के लिए, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग दे डू। कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस है, कोई भी मशीन है, हर जगह हर समय कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए और सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए और सारे प्रोसेस में हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, परचेजिंग, लॉजिस्टिक, टू क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री इनटू द सप्लाई चेन। ये होता है काइजन, हर कोई प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करे कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम लो लेवल टू सीईओ, दैट इज काइजन। बेंचमार्किंग क्या होती है कि कंपेयर करते हैं बिजनेस प्रोसेस और अपना परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर कंपनी। फ्लिपकार्ट जो है ना वो अमेजन से कंपेयर करेगा, अच्छा अमेजन में अमेजन पैंट्री है तो फ्लिपकार्ट ने शुरू किया फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, कंपेयर करके भाई हम कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, तो हम अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे कि वो कहाँ अच्छा कर रहे हैं, वो सारी चीजें लाने की कोशिश करेंगे, दैट इज बेंचमार्किंग। क्वेश्चन नंबर 13, थिंकर एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें मैच करना है। तो टेलर, फायल, वेबर, एल्टन मायो बहुत ईजी है। वेबर का था फिर ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में हिरार्की की बात होती है। एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, टेलर सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग, हेनरी फायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एलिमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का मेजर एलिमेंट है, डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज, सेलेक्टिंग राइट पीपल, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मोटिवेटिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपॉर्चुनिटीज को परसीव करेंगे। अगर इफ यू आर प्लानिंग टू suppose establish any organization, establish an XYZ corporation, any organization, if you're planning to open your outlet, open a company outlet in any new city, अगर if you're planning to venture into any new product line, तो आप जब भी ऐसा करोगे तो आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोडक्ट लाइन की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ कैसे हैं, उस न्यू सिटी में आपके आउटलेट कितना रन करेगा, आपका आप जो नए कंपनी खोलने वाले हो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, सर्विसेज है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो आप अपॉर्चुनिटी को पहले परसीव करोगे कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, उसके बाद आप प्लानिंग शुरू करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग शुरू करोगे। तो मेजर एलिमेंट हमारा परसेप्शन ऑफ पीपल, मोटिवेटिंग लीडरशिप ये डायरेक्शन में आ जाता है, सेलेक्टिंग राइट पीपल ये स्टाफिंग में आ जाता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्लैन कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट मींस। देखिए क्लैन कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, क्लैन कंट्रोल आप पढ़ लोगे, क्लैन कंट्रोल क्या होता है, फैमिली लाइक इन्वायरमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, आपने ऐसा पढ़ा रफली, ठीक है, आपने देखा पॉइंट नंबर पे टिक कर दिया, आंसर क्या आया 0, वाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए क्लैन कंट्रोल मतलब, क्लैन मतलब फैमिली, क्लैन मतलब फैमिली। तो द वैल्यू एंड बिलीफ्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स मोर लाइक अ फैमिली देन अ कंपनी, कंपनी में आपका जो वैल्यू होगा, जो बिलीफ्स होगा, द वे एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड, तो उसमें एक फैमिली वाला अप्रोच होगा कि हर कोई एक दूसरे की केयर भी कर रहा है, एक इनफॉर्मल अप्रोच है, एक फ्रेंडशिप भी एग्जिस्ट कर रही है सबके बीच में, एक फैमिली सा एनवायरमेंट है। तो दैट इज द वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है वहाँ पे, हाई लेवल मैनेजमेंट इज सीन एज मेंटर्स रादर देन बॉसेस। जो हाई लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, वो लोग बॉसेस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, वो लोग आपको मेंटी की तरह ट्रीट करते हैं, अपने मेंटी, आप मेंटी होते हैं, वो मेंटर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। लोअर लेवल वाले भी अपना कंसर्न बताते हैं कि सर दिस इज माय कंसर्न, आई थिंक सच एंड सच थिंग शुड हैपन, वो भी बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, आई एम टेकिंग योर कंसर्न, या फिर कुछ अगर गलत हो तो वो भी समझाएंगे। तो हाई लेवल मैनेजमेंट वाले मेंटर की तरह ट्रीट करते हैं। एंड यस इट इज अपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हियरार्की बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है, ऑर्डर होता है, कॉम्पिटेंस होता है और इम्पर्सनल चीजें होती है। तो इट्स लाइक वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्ट कंडीशन, बहुत ज्यादा रूल्स वाले। तो वैसा फॉर्मल कंडीशन तो
उतना ज्यादा फॉर्मल और ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता क्लाइंट कंट्रोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, इट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए, सो विद दिस I'll be ending the session today. I hope you like this session. और there are many questions which I want to practice with you, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, उतनी अच्छी आपका नॉलेज बेस उतना पॉलिश होगा, उतना स्ट्रांग होगा, और साथ ही साथ आपको भी अपने एंड से मेहनत करनी है, राइट। या तो इस थॉट के साथ I'll be ending the session today and thank you all for your time.